देने वाले उनकी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान का एक ऐसा पेपर ला दिया हूं कि अगर इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, 824 IU कोड है मेरे प्यारों। अगर इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि ये पेपर जो आप लोगों का 70 नंबर का है, तो मेरे प्यारों ओवरऑल कम से कम आप 95% स्कोर करके आने वाले हो। मेरे प्यारों, विज्ञान के पेपर में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हो, इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हो सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो। तो यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट, तो 2 से लेकर 2.5 घंटे के अंदर में इस पेपर को सॉल्व कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेकर आया हूं, ताकि आप ये समझ लो कि आपको पेपर में मेरे प्यारे बच्चों जब देने जाओगे 25 फरवरी को, तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। मैं जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं, जल्दी से आप इसका आंसर नोट कर लो। सबसे पहले आएगा उपभाग पहला। उपभाग पहला जो रहेगा इसमें आपके फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। उपभाग पहला में फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। आप देख पा रहे हो पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या, कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे अक्षर है और छोटे अक्षर को पढ़ना है, तो छोटे अक्षर को जब पढ़ना है तो कौन सा लेंस लगेगा, तो हमें उसी लेंस का प्रयोग करना होगा जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तो आपका उत्तल लेंस ही बनाता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस वाला जितने भी ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा, मतलब उत्तल लेंस ही होगा। तो उत्तल लेंस इसमें भी दिया है, उत्तल लेंस इसमें भी दिया है, क्लियर है। अब यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सही है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जितना फोकस दूरी कम होगा, जितना फोकस दूरी कम होगा, प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। जितना फोकस दूरी कम होगा प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा, इसलिए 10 सेंटीमीटर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले का ए है तो पहले का ए जाके OMR शीट में आप लोग रंग दीजिएगा, क्लियर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लो क्या है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीसरा, कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में अगर वस्तु कहां पे रखी जाए, अनंत पे, अगर वस्तु को अनंत पे रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अगर वस्तु को अनंत पे रखा गया है उत्तल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा बनेगा, आभासी तथा छोटा बनेगा। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है अगर श्वेत किरण को अगर एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो आपको मालूम है प्रिज्म है, जब यहां से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। तो 7 रंगों में विभक्त होता है और जिसमें से बोला कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा, तो अगर सबसे अधिक पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो वो होता है आपका बैगनी रंग का, ठीक है। तो बैगनी ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तब क्या करोगे, तब तो आप गलत करके चले आओगे। तो इसका ट्रिक आप समझ लीजिए। इसका ट्रिक होता है कि 7 रंगों में विभक्त होता है। तो सबसे पहले आता है लाल, सबसे पहले क्या आता है, लाल। लाल के बाद क्या आता है यहाँ पे, नारंगी, नोट कर लीजिए। लाल के बाद क्या आता है, नारंगी। नारंगी के बाद क्या आता है, पीला। पीला के बाद क्या आता है, हरा। हरा के बाद क्या आता है आपका, नीला। नीला के बाद क्या आता है आपका, जामुनी। जामुनी के बाद क्या आता है आपका लास्ट में आता है बैगनी, ठीक है। तो कंसेप्ट पहले आप समझ लीजिए। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है लाल रंग का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सबसे अधिक विचलन, तो सबसे अधिक विचलन तो बैगनी रंग का होता है। तो क्या बैगनी ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो बैगनी को हम लोग छोड़ देंगे। अब इसके पीछे क्या है, जामुनी।
इससे कम क्या है, जामुनी। तो जामुनी दिया है क्या, जामुनी भी नहीं दिया, तो जामुनी को भी हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद नंबर किसका लगेगा, नीले रंग का। तो नीला दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, डी वाला ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। चलिए आगे देखेंगे। 5वां प्रश्न है कि कॉलम 1 में दी गई मात्रों का सुमेलन कॉलम सेकेंड में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प को चुनिए। अब मेरे प्यारों से इधर मात्रक दिया है, इधर भौतिक राशि दिया हुआ है। अब आप ही बताइए ओम किसका मात्रक है। तो ओम जो होता है मेरे प्यारों प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ए जो है किससे मिल जाएगा, दूसरे से मिल जाएगा। वहीं अगर हम वाट की बात करें तो वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का। तो वाट किससे मिल जाएगा, तीसरे से मिल जाएगा। एम्पियर किसका होता है, धारा का। तो एम्पियर किससे मिल जाएगा, पहले से। और वोल्ट किसका होता है, विद्युत विभवांतर का। तो ये इसी से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हम लोग बनाएंगे कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है दूसरे से मिल रहा है, तो ए जो है दूसरे से मिल रहा है। बी जो है तीसरे से मिल रहा है, तो बी यहाँ पे तीसरे से मिल रहा है। सी जो है पहले से मिल रहा है, सी जो पहले से मिला है। डी चौथा से मिला है, डी चौथा से। बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तब R1 बटे R2 क्या होगा। देखिए अनुपात पूछा है, बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि दो प्रतिरोध हैं, एक R है एक 2R है। तो फिर उसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ता है, फिर बाद में उसको समांतर क्रम में जोड़ देता है। इसके बाद बोला है कि दोनों दशाओं में जब श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो प्रतिरोध R1 है, और जब समांतर क्रम में जोड़ता है तो प्रतिरोध R2 है। तो बताइए कि इसका अनुपात क्या होगा, R1 बटे R2 का। तो पहले हम लोग किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। देखिए बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब हम लोग जोड़ रहे थे तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, R1। तो यहाँ लिखेंगे R1 बराबर, और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध उनको जोड़ दो। तो एक प्रतिरोध R है और एक प्रतिरोध क्या है, 2R है। अब जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2R और 1R मिलके 3R। क्लियर है, श्रेणी क्रम में हो गया। फिर बोला है कि इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़िए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समांतर क्रम। अब इनको हम लोग जोड़ देंगे किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रतिरोध क्या हो रहा है, R2। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 बटे R2। ठीक है, बाटा में लिखते हैं जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे पहला प्रतिरोध क्या है, R, और फिर प्लस 1 बटे दूसरा प्रतिरोध क्या है, 2R। अब इसको हल कर दीजिए। तो यहां से जब आप हल करेंगे तो R और 2R का जो एलसीएम होगा वो 2R होगा। तो R से R कैंसिल, बचा 2 का गुणा जब 1 में करोगे तो 2 ही आएगा, प्लस 2R से 2R कैंसिल, बचा 1 का गुणा जब 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। तो 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा आपका 2R। क्लियर है। और इधर क्या हो गया आपका 1 बटे R2। तो हमें तो R2 की वैल्यू चाहिए, तो R2 को आप कर दो ऊपर। तो R2 जैसे ऊपर जाएगा इधर आपका 2R ऊपर चला जाएगा और 3 जो है नीचे आ जाएगा। जब इसको आपने ऊपर भेजा इसी प्रकार ये भी ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो R का वैल्यू आ गया 3R और R2 का वैल्यू आ गया 2R बटे 3। अब यहाँ पे अनुपात हमसे क्या पूछा है, अनुपात हमसे पूछा है R1 बटे R2 का अनुपात बताइए। क्वेश्चन में तो ये पूछा है ना R1 बटे R2। तो R1 का मान दिया हुआ है आपका 3R और R2 का मान दिया हुआ है 3 बटे 2R। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से हम लोग करेंगे क्या कि इस R से ये वाला R तो कैंसिल हो जाएगा और इस 3 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इस 3 में। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो 9 और नीचे बच गया आपका 2। तो 9 बटे 2 जो है R1 बटे R2 का अनुपात आ जाएगा। 9 बटे 2 का मतलब आप ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 7वां कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए ये जो एरो ऊपर की तरफ गया हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है और ये जो आपका है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे पूछा है कि बल की दिशा बताइए कि बल की दिशा कहाँ पे होगी।
तब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे नियम। यहाँ पे जब हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो बल की दिशा होगी मेरे प्यार बच्चों, वो होगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। जब इसमें हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो जो बल की दिशा होगा वो कागज के तल के लंबवत की ओर होगा। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट है। अब उपभाग दूसरा में मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 8 में से स्टार्ट है। प्रश्न संख्या 8वां दिया है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह यहाँ पे पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोपेनल, ठीक है, तो प्रोपेनल जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रोपेनल को अगर जब हम लोग अनुवर्ती और अनुलग्न देखें तो अनुवर्ती की यहां बात करें तो अनुवर्ती यहां पे हो जाएगा प्रोप, और प्लस अगर अनुलग्न की बात करें तो अनुलग्न इसमें हो जाएगा अल। अब अल जो है आपका क्रियात्मक समूह है, ठीक है, तो क्रियात्मक समूह किसका है? अल एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CHO। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रोपेनल में जो क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड का है, जो कि CHO होता है। बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। 9वां प्रश्न है उदासीन घोल का पीएच मान है। अब मेरे प्यारे बच्चों उदासीन, तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएच मान की श्रेणी होती है वो होता है 7, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 14, मतलब 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर आपका पीएच मान 7 है तब तो कहलाएगा आपका उदासीन, ठीक है, क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। अगर आपका 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो आपका क्षारीय कहलाएगा। तो उदासीन पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा क्षारीय। क्लियर है? चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या 10वां है मेरे प्यारे बच्चों, क्या उसको समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कीटोन है। अब यहाँ पे कीटोन पूछा कि इन चारों ऑप्शनों में से कीटोन कौन सा है। तो कीटोन की अगर हम बात करें तो इनमें कीटोन जो है वो आपका है प्रोपेनोन। क्या है? प्रोपेनोन है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। आप यकीन मानिए इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो आपका 70 में 70 नंबर साइंस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या है उसको समझिए। अब प्रश्न संख्या 11 में बोला यहाँ पे कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, यह तत्व है। अब आप ही बताइए, पूछा कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा तत्व है जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये आपका है पोटेशियम। अगर पोटेशियम को अगर हम जल से अभिक्रिया करा दें तो आप उत्पाद में देखोगे कि यहाँ पे क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लीजिए 12वां क्या है कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो मेरे प्यारों जो निस्तापन कहलाती है। अगर कार्बोनेट अयस्क की अगर सीमित वायु में अगर उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर पर गर्म करके अगर ऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं तो वो निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन की क्रिया के द्वारा ऐसा होता है। इसके बाद 13वां है कि रासायनिक अभिक्रिया। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, बोला है कि कौन सी अभिक्रिया है। अब आप ये देखिए कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया यहाँ पे आयरन से कराया जा रहा है, लोहा से कराया जा रहा है। तो एक चीज आप नोटिस कीजिए कि ये जो आयरन है या फिर लोहा है, तो लोहा जो है वो कॉपर के साथ यहाँ पे, कॉपर कह रहा हूं, लोहा जो है सल्फेट के साथ यहाँ पे मिल गया और कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो मेरे प्यार बच्चों ये जो Fe है यह अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है। तो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको अगर बाहर कर दे, ठीक है, तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होता है मेरे प्यार बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाता है? विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उपभाग तीसरा। अब उपभाग तीसरा में मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे बायो के प्रश्न देखने को आपको मिलेगा, बायोलॉजी वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए 14वां प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं के बाद चावल हो गया, धान हो गया जिसे कहते हैं धान की खेती होती है, ये सब पौधा है। ये सब क्या है?
पौधा। तो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जब पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है तो भोजन बनाने के लिए उसको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, तो उसकी आवश्यकता उसको पड़ती है। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए उसको, क्लोरोफिल भी चाहिए, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद है 15वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? अब पादप हार्मोन्स इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि पादप हार्मोन्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन है। तो ये हो जाएगा आपको साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन जो देख रहे हो यह पादप हार्मोन्स है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न की अगर हम बात करें, कह रहा है कि पराग कोष में होते हैं। देखिए पराग कोष में जो होता है वो पराग के कण ही होता है। तो पराग कोष में पराग कण होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 17वां कि पूर्ण रुद भवन पूर्ण जनन द्वारा प्रजनन होता है। तो पूर्ण रुद भवन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्लेनेरिया में। किसमें? प्लेनेरिया में। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अगर दो तंत्रिका तंत्र है तो उसके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? उसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो होगा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? तो पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण इन चारों ऑप्शन में से कौन है? मेरे प्यारे बच्चों हरे पौधे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 20वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को किन लक्षणों का अध्ययन किया? तो इनमें से सभी, क्योंकि उन्होंने गोल और झुर्रीदार बीज का भी यहाँ पे अध्ययन किया था, सफेद और बैगनी फूल का भी, लंबे और बौने पौधे का भी, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों या इनका आपको उत्तर अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे लिखना होगा। देखिए इसमें भी सबसे पहले आया उपभाग पहला, और उपभाग पहले में मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। किसके? फिजिक्स के। और प्रश्न संख्या 21। अब 21 में मेरे प्यारे बच्चों दो प्रश्न दिए गए हैं। 21 में दो प्रश्न दिया गया है। 21 का पहला कि प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए, 2 नंबर इसमें मिलेगा। और एक प्रश्न दूसरा है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तब जाके टोटल आपका 4 नंबर क्लियर होगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है, तो आप डालोगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है। क्लियर है? इसके बाद 21वां प्रश्न कर रहे हो तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, उपभाग पहला है तो आप यहाँ पे उपभाग पहले लिख सकते हो। मैं आप लोगों के सामने लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे उपभाग पहला। चलिए उपभाग पहला आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे उपभाग पहला। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका उपभाग पहला। ऐसे लिख दीजिएगा ताकि और अच्छा दिखने में लगे। और स्केल की सहायता से आपको क्या कर देना है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, उपभाग पहला। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे पहला प्रश्न हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए पहले का उत्तर कि प्रकाश के प्रकीर्णन की दो मुख्य प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी? तो एक को मैंने लिखा है आकाश का नीला रंग, मतलब आकाश का नीला रंग दिखाई देना, और दूसरा है सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना। ये दोनों जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होती हैं। क्लियर है? बस कितना सिंपल में जवाब दिया हूं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे यहाँ पे कि दूसरा एक लाइन का गैप छोड़ के लिखेंगे। दूसरा कि दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा आबिंदुकता, और पांचवा वर्णांतता। तो 5 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, जो कि मैंने इस तरह लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 22। देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या है। अब प्रश्न संख्या 22 में भी 2 प्रश्न दिया गया है। पहला तो पूछा है कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखे, 2 नंबर। अब मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे एक लाइन का गैप मैंने गैप छोड़ा है। एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद हमने डाला है प्रश्न उत्तर संख्या 22।
और देखिए यहाँ पहला लिखा है उत्तल दर्पण का उपयोग और नीचे लिखा है उत्तल लेंस का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग में लिखा है वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर, मतलब वाहनों के पीछे जो बाइक के साइड मिरर लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और स्ट्रीट लाइट का मतलब मेरे प्यार जो सड़क पे लाइट लगी होती हैं वो भी उत्तल दर्पण के ही लगे होते हैं। इसके बाद मैंने उत्तल लेंस का भी उपयोग लिखा है। उत्तल लेंस का उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है और कैमरे में भी उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। क्लियर है, 2 नंबर यहां से मिल गया। चलिए अब ये पेज आपका भर गया। जब पेज भर गया ना तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पीटीओ, यहाँ पे लिख दीजिए पीटीओ। पीटीओ का मतलब होता है पेज टर्न ओवर। इसके बाद पेज को आप इधर पलट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब मेरे प्यारों को देखिए ध्यान से, पेज को आपने पलट दिया। अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 का पहला तो हमने बता दिया, 22 का दूसरा कि अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। 2 नंबर इसमें मिलेगा, तब जाके टोटल 4 नंबर होगा। 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, तब 4 नंबर मिलेगा। तो अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाना है। देख लीजिए यहाँ पे, यह आपका मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिया हुआ है कि जब वस्तु कहां पे रखी हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो देखिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, बिंदु के आकार का बन रहा है और कहां पे बन रहा है, F2 स्थान पे बन रहा है। नोट कर लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 22 में यहाँ पे मैंने क्या किया, बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब बारी आएगी प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 23। अब प्रश्न संख्या 23 में भी 2 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला है कि किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या हमने डाला 23 और 23 का मैंने पहला वाला करने जा रहा हूं, ठीक है। तो लिखेंगे किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा को मापने के लिए अमीटर को प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्ट मीटर को प्रतिरोधक के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बस इतना ही लिखना है। यहां से 2 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा था कि यहाँ पे धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। क्लियर हो गया। तो वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में और एमीटर को जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर हो गया। मेरा दूसरा प्रश्न 23 का दूसरा प्रश्न, 23 का दूसरा प्रश्न है ये न्यूमेरिकल। 23 का दूसरा प्रश्न न्यूमेरिकल दे दिया कि 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं तो रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की बात किया गया है कि अगर 500 वाट का रेफ्रिजरेटर है और 12 घंटा डेली चलता है तो बताइए कि 30 दिन में कितना वह बिजली वहां पे यूनिट आएगी उसकी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा दिया है 500 वाट, समय दिया है 12 घंटे, दिन दिया है 30 दिन। अब यूनिटों की संख्या अगर आपको निकालना है तो एक फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। वाट 500, घंटा 12, दिन में मैंने 30 रखा और बटे में 1000। अब 1 2 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। 12 5 60 और 60 3 180 किलोवाट आ गया। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया। 2 नंबर यहां से मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पेज भर गया ना, अब यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रश्न दिया गया है। 24 में 3 प्रश्न है, 6 नंबर मिलेगा। पहले पे 2 नंबर, दूसरे पे 2 नंबर, तीसरे पे 2 नंबर, 2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलेगा। तो 24 का पहला प्रश्न क्या है कि किसी छड़ के चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यह है, यह आपका छड़ है और छड़ के चारों तरफ ये चुंबकीय रेखा है। क्लियर है। बस चित्र बनाने के लिए बोला था, चित्र मैंने बना दिया। 2 नंबर यहां से मिल गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसको देखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे एक लाइन छोड़ के बाद दूसरा कि धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान पर। दूसरा, परिनालिका के फेरों की संख्या पर। तीसरा, परिनालिका की लंबाई और पदार्थ की प्रकृति पर।
इतने चीजों पर निर्भर करता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ पेज भर गया, अब इस साइड हमने लिखा हुआ है। चलिए अब है आप लोगों का तीसरा, 24 का तीसरा, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो देखिए हमने लिखा है तीसरा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली, जिसे हम लोग तर्जनी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा दूसरी अंगुली जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा हो, तो अंगूठा जो होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। मेरे प्यार बच्चों, ये आपके बाएं हाथ, ये बायां हाथ है। अंगूठा जो है बल की दिशा को डिनोट करता है। ये तर्जनी वाली जो अंगुली है वो क्षेत्र को, ठीक है, और यहाँ पे जो मध्यमा है वो धारा को डिनोट करता है। यही है बाएं हाथ का नियम। कितना सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में लिखा हो, तुरंत याद हो जाएगा। और एग्जामिनर जो है आपको इतना प्रभावित होकर पूरा का पूरा नंबर देगा आप लोगों को, 1 नंबर काट नहीं सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24। देखिए ये आपका प्रश्न संख्या 24 है। तो 24 में 3 प्रश्न दिया था 6 नंबर के लिए। अगर ये नहीं कर पाते हो तीनों प्रश्न, तो अथवा करके दिया है कि अगर ये तीनों प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके दिया है कि आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिए, एक पहला दूसरा। अगर इनका भी दे दोगे तो ये 3-3 नंबर का हिसाब से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी बता देता हूं। आपका मन जो आपको एग्जाम में मन करे वो करके आइएगा। मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन इस पेपर का बताऊंगा। तो 24 के अथवा का पहला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 3 नंबर मिलेगा। तो हमने लिखा है प्रश्न उत्तर संख्या 24 का अथवा, और उसमें हमने पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग B से डिनोट करते हैं। इसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक मजबूत होगा, चालक पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। एक लाइन का गैप छोड़ के मैंने दूसरा लिखा है, चालक में प्रवाहित धारा I पे। अब चालक से प्रवाहित धारा का मान जितना अधिक होगा, बल भी उतना अधिक होगा। फिर हमने तीसरा लिखा है चालक की लंबाई L पर। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चालक की जितनी लंबाई लंबी होगी, उस पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। इसके बाद देखिए चौथा हमने लिखा है धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण पर। लिखेंगे चालक में प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण के साइन थीटा के समानुपाती होता है। जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं, मतलब थीटा बराबर 90 अंश हो, तो बल जो है अधिकतम होता है। और जब वे समांतर होते हैं, मतलब थीटा या तो 0 अंश होगा या तो 180 अंश होगा, तो बल जो होता है वो 0 होता है। क्लियर है? चलिए मैंने 24 के अथवा का पहला बता दिया। अब 24 के अथवा का दूसरा प्रश्न देखिए कि घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। 3 नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है कि घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार निम्नलिखित है। कौन कौन से तार का प्रयोग किया जाता है? पहला, विद्युतमय तार का उपयोग किया जाता है। अब ये विद्युतमय तार होता क्या है कि विद्युतमय तार जो होता है उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाता है, और यह आमतौर पर लाल या भूरे रंग का होता है। दूसरा होता है उदासीन तार। उदासीन तार वह तार होता है जो उपकरण से धारा वापस ले आता है, और यह आमतौर पर नीले रंग का होता है। इसके बाद एक तार का और इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं भू संपर्की तार, जिसे अर्थिंग बोला जाता है। तो भू संपर्की तार में लिखेंगे कि इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होती है, हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, और यह जो होता है हरे रंग का होता है। अब मेरे प्यार बच्चों स्टार्ट हो गया उपभाग दूसरा, और उपभाग दूसरा केमिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी उपभाग दूसरा करने जाओगे तो आप नए पेज से आप प्रारंभ कीजिए। निर्देश में ये बोल दिया था निर्देश में कि जब भी आप उपखंड अलग अलग करने वाले हो उसको नए पेज से आपको प्रारंभ करना है। तो उपभाग दूसरा अगर करने वाले हो तो यह नहीं कि यहाँ पे जगह खाली बस यहीं से लिखना चालू कर दे, नहीं। उपभाग दूसरे का मतलब आप नए पेज से, नए सिरे से आप स्टार्ट कीजिए, नए पेज से, यहां से।
अब यहां डालोगे संख्या 25 में दो प्रश्न है, एक आपका ए और दूसरा आपका बी। ए वाला हल करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, बी वाला हल करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले ए वाला देखेंगे कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। देखिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 25 का मैंने ए में भी हमने पहला एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम होता है एथाइन, उसका सूत्र होता है C2H2। और दूसरा दिया है हमारा एसिटिक अम्ल, तो दूसरा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्लियर है। चलिए अब यहां पे बी वाला देखो 25 का बी कि एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोला है। तो देखिए पहला हमने देखिए बी का हमने पहला रासायनिक समीकरण लिखा है कि एथेनॉल को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। और दूसरा है उसका कि अगर एथेनॉल को एसिटिक अम्ल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल एथोनेट और तथा जल बनता है। तो 2 रासायनिक अभिक्रिया पूछा था, दोनों रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ पे समीकरण बता दिया, क्योंकि यही पूछा था ना कि एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आपका देखिए एथेनॉल के मैंने 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण बिल्कुल संतुलित करके लिखा है, नोट कर लो, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। अब आएंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। देख लो प्रश्न संख्या 26 क्या है। प्रश्न संख्या 26 में भी आपके 2 दिया है, एक आपका ए वाला और बी वाला। ए को हल करोगे 2 नंबर, बी को हल करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, तब जाकर टोटल 4 नंबर मिलेगा। तो 26 का ए वाला प्रश्न है कि दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ए दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया कोई हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दहन अभिक्रिया में लिखेंगे कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। 2 एग्जाम्पल भी पूछा, देख लो। ये मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा निकल रहा है, और यहाँ पे कार्बन को जब हम लोग जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकल रहा है। तो 2 एग्जाम्पल पूछा था, 2 एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कर लो। इसके बाद है 26 का दूसरा, मतलब 26 का बी वाला प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ के लिखा है बी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर वे धातुएं रखी जाती हैं जो सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसके बाद लिखेंगे और सबसे नीचे वे धातुएं होती हैं जो बहुत कम सक्रिय होती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। अब यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में बना भी दिया हूं, नोट कर लो। सबसे पहले आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मतलब नीचे जो है आप लोगों का कम सक्रिय वाले यहाँ पे धातु दिया गया है और ऊपर जो है वह अधिक सक्रिय वाले धातु दिए गए हैं। क्लियर है। मैंने यहाँ पे इसका श्रेणी भी बना दिया है, एकदम बिल्कुल लिस्ट, नोट कर लो। पेपर में ऐसे कर दोगे तो भाई पूरा का पूरा नंबर टॉपर कहलाओगे, आप बता देता हूं अगर ऐसे कर दोगे तो। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27। अब प्रश्न संख्या 27 क्या देखिए। अब प्रश्न संख्या 27 में भी आपका ए वाला है और बी वाला है, लेकिन यहाँ पे 3-3 नंबर मिलेगा। 6 नंबर का प्रश्न है ना, तो ए वाला करोगे तो 3 नंबर, बी वाला भी करोगे तो 3 नंबर। अब 27 का ए वाला प्रश्न क्या है कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 27 का हमने ए अम्ल। अब अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रोटॉन प्रदान करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू में पाया जाने वाला साइट्रिक अम्ल। इसके बाद हम जानेंगे क्षार किसे कहते हैं। क्षार भी पूछा था ना, लिखेंगे क्षार मतलब बेस। ऐसे पदार्थ जिन्हें पानी में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्राप्त होते हैं क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद कड़वा और स्पर्श करने पर चिकना होता है, जैसे बेकिंग सोडा। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा, NaOH, KOH आदि। फिर हमें दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग भी पूछा था, तो लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग।
तो पहला लिखेंगे मिट्टी की जांच में, मिट्टी की जांच में फसलों के लिए मिट्टी की पीएच जांच यह तय किया जाता है कि उसमें कौन सी फसल। और देखिए दूसरा मैंने मानव शरीर में भी लिखा है, मानव शरीर में भी पीएच का उपयोग होता है कि हमारे रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है, पीएच असंतुलित होने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो यहाँ पे एक ही उपयोग पूछा था ना, मैंने यहाँ पे नहीं, दो उपयोग, दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग पूछा था, मैंने दो उपयोग बता दिया आप लोगों को। क्लियर है? चलिए अब यहाँ बी वाला देखिए, विरंजक चूड़ प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग भी लिखिए। चलिए देखते हैं विरंजक चूड़ कैसे प्राप्त होता है, उसका विधि भी लिखना है और रासायनिक समीकरण भी लिखना है और दो उपयोग भी लिखना है। तो देखिए विरंजक चूड़ जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, विरंजक चूड़ को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो उसको प्राप्त करने की विधि क्या है कि जब क्लोरीन गैस को बुझा चूना जिसे CaOH पर प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूड़ CaOCl2 प्राप्त होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यहां पे देखिए उसका समीकरण क्या है, यहां पे आपका है बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना को जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहां पे आपके देखिए विरंजक चूड़ प्राप्त हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है। अब विरंजक चूड़ के दो उपयोग भी पूछा है। देखिए पहला उपयोग जल कीटाणु रहित करने, मतलब पेयजल को शुद्ध करने में, पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। और कपड़े, गुदा और वस्त्रों को विरंजक सफेद करने में, कपड़ों को सफेद करने में यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है, मतलब उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए उपयोग भी मैंने एकदम डिटेल में आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 का अथवा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये प्रश्न संख्या 27 नहीं करना चाहते हो, 27 नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके आप ये वाला कर लो। प्रश्न संख्या 27 में ए और बी दिया था ना, अगर ए और बी का उत्तर नहीं देना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर ये भी मिलेगा आपको। पहला मिसेल किसे कहते हैं, 2 नंबर। संक्षारण के बारे में बताइए, 2 नंबर। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, 2 नंबर। तो तीनों को मैं बता देता हूं, चाहे आप ऊपर वाला करके आइएगा या नीचे वाला, मैं तो सोल्यूशन सबका बता रहा हूं। तो प्रश्न उत्तर संख्या 27 का अथवा पहली क्या है, मिसेल। अब मिसेल क्या, उसे समझिए कि जब साबुन डिटर्जेंट को पानी में मिलाया जाता है, साबुन को जब पानी में मिलाया जाता है और सांद्रता से अधिक हो जाती है तब उसके अणु गोलाकार समूह बना लेते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। क्लियर है? चलिए बी वाला संक्षारण पूछा था, तो संक्षारण किसे कहते हैं, देखिए वायु की नमी, ऑक्सीजन या अम्ल लवणों की क्रिया से धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। तीसरा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पूछा था ना, देखिए कार्बन परमाणुओं आपस में मजबूत सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला, सखित श्रृंखला तथा वलय यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। इसे ही हम लोग कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। उदाहरण पे जैसे ये ब्यूटेन, ये आपका बेंजीन। क्लियर है? 3 टॉपिक पूछा था, मिसेल, संक्षारण, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, तीनों मैंने डिटेल में ऐसे आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए अब आ गया उपभाग तीसरा। उपभाग तीसरा का मतलब बायोलॉजी के प्रश्न यहां से आपके स्टार्ट हो गए। तो बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए तो उसको नए पेज से देखिए, मैंने नए पेज से उपभाग तीसरा लिखा है और प्रश्न संख्या 28 है। तो यहां प्रश्न उत्तर संख्या 28, प्रश्न उत्तर संख्या 28 है क्या, देखिए कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। 4 एग्जाम में तुरंत आप लोगों को मेरे प्यारों से यहां नंबर दे देगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण हो गया। मानव हृदय, मानव हृदय लिखेंगे बी वाला, मानव हृदय कि मानव हृदय मांसल खोखला अंग है, मुट्ठी जितना आकार का, जितनी आपकी मुट्ठी है उतना ही बड़ा हृदय होता है। कहां होता है, छाती में बाईं की ओर स्थित होता है, आपके चेस्ट की बाईं ओर स्थित होता है मानव हृदय। उसमें 4 कक्ष होते हैं, एक दाएं अलिंद, दाएं नीले, बाएं अलिंद, बाएं नीले, 4 कक्ष होते हैं। रक्त का प्रवाह कैसे होता है, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, फिर फेफड़े से ऑक्सीजन को प्राप्त करने में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन के माध्यम से रक्त को पहुंचाता है। बस देखिए कितना मैंने एकदम सटीक आंसर दिया हुआ है। एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा उसको पूरा एग्जैक्ट में लिखा हूं, तुरंत उसको समझ में आ जाएगा आप कहना क्या चाहते हो। बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल चीज लिखिए। ये टॉपर की कॉपी है मेरे कागजों, पूरा का पूरा नंबर देगा, 1 नंबर काट नहीं सकता एग्जामिनर। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 30 समान, देखिए
प्रश्न संख्या 30वां क्या है कि ओजोन परत क्या है पृथ्वी के लिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ओजोन परत हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ओजोन परत वह वायुमंडलीय परत है जिसमें ओजोन गैस O3 अधिक मात्रा में होती है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। महत्व की अगर हम बात करें तो महत्व में पहला है कि सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से सुरक्षा करता है, परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा करता है, जीव जंतु पौधे और पर्यावरण की सुरक्षा करता है, जलवायु और मौसम के संतुलन में योगदान भी उसका होता है ओजोन परत का। तो 3 मैंने यहाँ पे महत्व बता दिया। क्लियर है? चलिए आगे है लास्ट वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, जिसमें से ए वाला है लिंग निर्धारण, जिसमें 3 नंबर मिलेगा, और मेंडल के नियम, इसमें भी 3 नंबर मिलेगा। तो दोनों बताना पड़ेगा। तो पहले लिंग निर्धारण देखते हैं। तो प्रश्न उत्तर संख्या 31 का ए लिंग निर्धारण। देखिए कितना अच्छे तरीके से मैं लिखा हूं कि मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स, और 1 जोड़ी लिंग क्रोमोसोम होता है। महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में XY। देखिए अंडाणु हमेशा X क्रोमोसोम देता है और शुक्राणु जो होता है X या Y क्रोमोसोम्स देता है। मिलन से लिंग तय होता है। अगर X अंडाणु और X शुक्राणु दोनों अगर आपस में मिल जाए तो महिला जन्म लेती है, और X अंडाणु और Y शुक्राणु मिल जाता है तो पुरुष जन्म लेता है। अब इतना सटीक तरीका और इतना आसान शब्दों में पूरे YouTube चैनल पे आपको कोई आंसर देने वाला नहीं है। देखिए कितना आसान तरीके से और इतना फैक्चुअल चीजों से मैंने लिखा है पॉइंट बनाकर कि एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा, उसको चेक करने में आसानी होगी और तुरंत नंबर आपको दे देगा। ठीक है, चलिए और कह रहा है दूसरा मेंडल के नियम बी वाला। तो देखिए मेंडल के नियम भी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेंडल के नियम कि ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके पाया कि विरासत गुण जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी नियत नियमों के अनुसार जाते हैं। उनके प्रयोगों से आनुवंशिकी के मुख्य नियम सामने आए, जिन्हें मेंडल के नियम कहा जाता है। पहला उन्होंने नियम दिया प्रभाविता का नियम। अब देखिए प्रभाविता का नियम क्या होता है कि जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावित है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। देखिए ये आपका शुद्ध लंबा पौधा है कैपिटल टी, यह शुद्ध बौना पौधा है स्मॉल टी। अब जब दोनों में संकरण कराया गया तो यहाँ पे सिर्फ सभी लंबे पौधे ही दिखे, ठीक है, तो जो दिखेंगे उसे ही प्रभावित कहते हैं, और जो नहीं दिखेगा यहाँ पे बौना वाला पौधा नहीं दिख रहा है उसे अप्रभावित कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे नोट कर लो। फिर दूसरा उनका नियम था पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम उन्होंने क्या दिया कि जब प्रथम संतानीय F1 के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है और यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे शुद्ध लंबे पौधे हैं कैपिटल टी और यहाँ पे शुद्ध बौने पौधे हैं जो कि अप्रभावी हैं स्मॉल टी। जब दोनों में संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में लंबा पौधा देखने को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यह जो लंबा पौधा दिखा F1 पीढ़ी में, अब इसका मैं स्वपरागण कराया। जब स्वपरागण कराया तो 4 भागों में बट गया, जिसमें से लंबा पौधा देखने को मिला शुद्ध कैपिटल टी, लंबा पौधा भी देखने को मिला संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर लंबा पौधा संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी और बौना पौधा देखने को मिला शुद्ध स्मॉल टी। यह 25% और ये लंबा पौधा 50% और बौना 25%। जब इसका अनुपात निकालोगे तो 1:2:1 के अनुपात में यह प्रदर्शित करता है। यह है आपका पृथक्करण का नियम। इसके बाद उन्होंने नियम दिया तीसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो स्वतंत्रता अवयवन का नियम क्या होता है उसको देखिए। इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों को पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र
रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, यह पीला व गोल दोनों प्रभावी शुद्ध हैं, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर। और ये आपका हरा व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी शुद्ध हैं, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब यहाँ पे जब दोनों में संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में पीला व गोल देखने को मिला, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर देखने को मिला। ठीक है, F1 पीढ़ी में। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे स्वपरागण कराएंगे इसमें इनके बीच। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 भागों में बट गया। ठीक है, पीला व गोल को जब कराएंगे तो 4 भागों में बट गया। एक पीले व गोल दोनों प्रभावी जो कि 9 के अनुपात में मिलते हैं, हरे व गोल जो कि पहला प्रभावी दूसरा अप्रभावी है जो कि 3 अनुपात में मिलता है, पीले व झुर्रीदार पहला अप्रभावी दूसरा प्रभावी, ठीक है, जो कि 3 अनुपात में है, हरे व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी जो कि 1 है। ये F2 पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, नोट कर लिया आपने। चलिए, ये आपका प्रश्न संख्या 31। अगर 31 का इस दोनों प्रश्नों को नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ही प्रश्न दिया है कि मानो हार्मोन्स पर एक निबंध लिखिए, 6 नंबर मिल जाएगा। तो मानो हार्मोन्स पर निबंध लिखना है तो प्रश्न उत्तर संख्या 31 का अथवा देखिए कैसे लिखोगे कि मानो हार्मोन्स वे रासायनिक संदेशवाहक हैं जो ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। ये शरीर की वृद्धि, विकास, चयापचय और प्रजनन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। देखिए, मुख्य ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स। देखिए, एक होता है अधिवृक्क ग्रंथियां, इसमें क्या होता है कि शरीर की वृद्धि और अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण रहता है। एक होता है थायराइड ग्रंथि, इसमें क्या होता है कि चयापचय का नियमन होता है। इसके बाद एक होती है अधिवृक्क ग्रंथि, इसमें तनाव और रक्तचाप नियंत्रित करना होता है। अग्नाशय ग्रंथि, रक्त में शर्करा का स्तर संतुलित करना। अंडाशय और अंडकोश, यह प्रजनन और लिंग विशेष गुणों का विकास करता है। फिर नीचे लिखेंगे हार्मोन्स शरीर के संतुलित कार्य, विकास और ऊर्जा नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। हार्मोन्स असंतुलन से थायराइड, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हार्मोन्स को संतुलित बनाए रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब मेरे प्यार बच्चों, अब यह पेपर हो गया बिल्कुल समाप्त। अब मैंने आपको बताया क्लियर डिटेल में कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखना है। सेम टू सेम ऐसे अगर लिख दिए तो मेरे प्यार बच्चों आपको बताऊं 99% स्कोर आपके फिक्स हैं। समझ लिया, आप 100 में 100 भी आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो मेरे प्यारों की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।